नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हर बार हम नई शख्सियत के साथ में आपके साथ मुखातिब होते हैं और इस बार मेरे साथ में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। विश्वास सारंग वो शख्स हैं जो अपने डिपार्टमेंट को संभालने के साथ साथ सरकार की ढाल भी बनकर खड़े होते हैं, इसलिए उनके साथ प्रश्नकाल का सिलसिला आज शुरू करते हैं। विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ में ये है सर, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तीसरी लहर आ चुकी है, क्या लॉकडाउन भी आ रहा है? नहीं, देखिए, इस तरह का कोई विचार नहीं है और ना ही इस तरह का कोई निर्णय लिया गया है। ये बात सही है कि तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और हम देखते हैं कि दुनिया में भी केसेस बढ़े हैं और देश के बाकी हिस्सों में भी, बाकी राज्यों में भी केस बढ़े। मध्य प्रदेश में भी यदि हम केवल एक हफ्ते की बात करें तो उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। पर यह बात भी सही है कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलानी है, आर्थिक गतिविधियां भी हमें चलानी है। जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनका भी ध्यान रखना है। इसलिए आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से रखते हुए हम संक्रमण ना फैलने दें और इसीलिए हमारा सबसे बड़ा आग्रह जनता से यही है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने मास्क लगाया हुआ था, हम बातचीत कर रहे हैं, हम में डिस्टेंस है, इसलिए मैंने ये मास्क उतारा है। परंतु हम भीड़ में जाएं, मास्क लगाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, पहला काम। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण आयाम है इस महामारी से बचने का, जो कारगर है, वो है वैक्सीनेशन। हम दोनों वैक्सीन लगाएं, तो हमारी सरकार पूरी तरह वैक्सीनेशन पर काम कर रही है। 15 से 18 साल के बच्चों का भी हमने रिकॉर्ड बनाया वैक्सीन का। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि यदि किसी को संक्रमण होता है तो उसका उचित इलाज हम कर सकें। तो थर्ड वेव सो कॉल्ड यदि है तो उसकी हमने पूरी तैयारी की है। हमने हर जिले की अपनी प्लानिंग रिपोर्ट तैयार की है। गवर्नमेंट सेक्टर का हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट सेक्टर का हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उन दोनों को सुचारू रूप से चलाने की हमने पूरी व्यवस्था की है। बिस्तर बढ़ाने की बात हो, ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज की बात हो, दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की बात हो, हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग की बात हो, जो होम आइसोलेशन में है उनको ट्रेनिंग की बात हो, इन सब स्तर पर हम काम कर रहे हैं। पर यह बात सही है कि जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है और हम सबको इस विषय में ध्यान देना पड़ेगा। सर, लोगों में डर है कि लॉकडाउन आने वाला है, केसेस बढ़ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर फैल रहा है। अब आज 30 से ज़्यादा ज़िले उसकी चपेट में आ चुके हैं धीरे धीरे, यानी बढ़ तो रहा है ये। और इसको रोकने का एक ज़रिया, अगर जिस तरह से लोग असुरक्षित तरीके से घूम रहे हैं या लगातार फैल रहा है, ये इशारा करता है कि अब हमें पाबंदियां बढ़ानी पड़ेगी। अब तो शादी का सीज़न आने वाला है। मैंने आपको दोनों बातें की, ये बात सही है, केसेस बढ़ रहे हैं और इसीलिए नाइट कर्फ्यू हमने लगा दिया है। सिनेमा हो, स्विमिंग पूल हो, जिम हो, कोचिंग क्लासेस हो, उसमें जिनके 2 डोज लगे हैं उन्हीं को एंट्री देने की बात की है। तो लॉकडाउन तो देखिए बहुत आखिरी का विषय है। उससे पहले हम सब संयम और अनुशासन यदि रखेंगे तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। तो इसलिए सरकार की जो अपेक्षा है और जो निवेदन है वो यही है कि हम सब आत्म संयम, आत्म अनुशासन से अपनी ज़िंदगी को जिएं। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आर्थिक गतिविधियां भी चला के रखें। बहुत बड़ा आर्थिक लोगों पर बोझ पड़ा था जब लॉकडाउन था, तो ये हमारे लिए सबसे आखिरी विकल्प होगा और भगवान हम पर ऐसी कृपा बना के रखे और हम सबका ये प्रयास रहे कि लॉकडाउन जैसी स्थिति ना बने। इसलिए हमने अभी किसी भी और प्रतिबंध के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। जो प्रतिबंध पिछले हफ्ते हमने लागू किए थे वही प्रतिबंध है। हम सबकी ये प्रयास होना चाहिए कि कोरोना संक्रमण ना फैले। तीसरी लहर आ चुकी है, दूसरी लहर में हम सतर्क थे, तब भी आप यही बात कह रहे थे कि हमको पालन करना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार में हमें लॉकडाउन की तरफ जाना ही पड़ा। देखिए, फिर मैं ये कहूँगा कि ऐसी स्थिति ना बने, इसका प्रयास हम भी कर रहे हैं और जनता भी कर रही है और सबसे अपेक्षा है। सबसे अपेक्षा की बात आप बार बार कर रहे हैं, क्या अब सख्ती बढ़ेगी जनता पर जो मास्क लगाकर नहीं घूमेंगे? 2 बार रोको टोको अभियान हमारा चल रहा है और रोको टोको अभियान के तहत हम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि वो मास्क लगाएं। 2 बातें हैं, सख्ती से ही काम नहीं चलता, जन जागरण से काम चलता है। तो सरकार दोनों स्तर पर काम कर रही है, बैलेंस बनाकर ही हम काम करेंगे जब भी ठीक रहेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है संदीप जी कि लोगों ने इसको शिरोधार्य किया है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो मुझसे जुड़ा हुआ है इसलिए मैं नहीं दे रहा। 29 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था और मैंने एक नवाचार किया। मैंने कहा कि इस बार का जन्मदिन हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलके बल्कि वर्चुअल में आपको उसकी शुभकामनाएं स्वीकार करूंगा। और देखिए, रिकॉर्ड बना,
लगभग 1.25 लाख लोगों ने मुझे वर्चुअली बधाई दी, मैंने उनको वर्चुअली उत्तर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये माने कि जनता केवल सख्ती से ही मानती है, ऐसा नहीं। जनता बहुत जागरूक है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जनता पूरी तरह से संयम और अनुशासन के साथ जीवन जीते हुए कोरोना प्रोटोकॉल को लागू करेगी और हम इस महामारी से निपटेंगे। सरकार ने तो अभी टीनेजर्स के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू किया है, 15 से 18 साल 15 से 18 साल के बीच के लिए। लेकिन बच्चे तो चाहते हैं कि वैक्सीन लगाएं, थोड़े से शंका उनके अभिभावकों के बीच में, इसीलिए शायद ये देखने में आया कि शुरुआती दिनों में जितना वैक्सीनेशन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। नहीं, देखिए अभी बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जो हमारी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। पहले दिन हमने देश में नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड कायम किया 15 से 18 के बीच में। हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1075। उसमें किसी भी अभिभावक को इस वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, कोई कन्फ्यूजन है, उसको दूर करना है तो उस पर बातचीत कर सकता है। मुझे लगता है कि इस देश में विगत सालों में प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 144 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया है, डोजेज लग गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। हम देख रहे हैं कि बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी समय हो गया, उसमें भी लाखों बच्चों को लग गया, उनको किसी को दिक्कत नहीं आई। तो अब इस तरह का कोई शंका रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सही है कि इस देश के कुछ विघ्न संतोषियों ने, खासकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की थी। उसी का परिणाम है कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो भी कन्फ्यूजन था और अब बच्चों के वैक्सीनेशन में भी कुछ कन्फ्यूजन है। पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये पूरा प्रोग्राम निष्पादित हो रहा है, ये सब कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे और लोग लगाएंगे। 20 जनवरी तक हम सबको टारगेट सेगमेंट को लगा लेंगे। आप कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश हो रही है, वैक्सीनेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है और ये कांग्रेस इसके पीछे है। हाँ देखिए, ये तो बयान कहते हैं ना, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो आपने ही दिखाया है। कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चिदम्बरम हो, या कांग्रेस के नेता हो या अखिलेश यादव जी हो, इन्होंने लेकर कन्फ्यूजन तो क्रिएट किया था। और जब इस तरह के नेता कोई बात करते हैं तो लोग उसको लेकर कंफ्यूज होते ही हैं। परंतु हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पहले कहा गया वैक्सीन खराब है, फिर कहा गया मोदी जी की वैक्सीन है, कहा गया वैक्सीन से ये तक कहा गया कि आपकी इम्पोर्टेंसी की स्थिति बन जाएगी, आपने सुना होगा। फिर ये कहा गया कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन मिल नहीं रही। अब 144 करोड़ डोजेस लग गए तो अब ना वैक्सीन की कमी है, ना इसकी किसी असुरक्षा की स्थिति है। तो अब तो मुझे लगता है कि इस तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपने पॉलिटिकल बात शुरू की है सर, मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी भी दिन रात अपनी बैठकों में बिजी हैं, अलग अलग विभागों की बैठकें ली हैं उन्होंने अभी। आप भी लगातार बैठकों में रहते ही हैं। सरकार के ऊपर कामकाज का दबाव, इतना दबाव है कि फैसले लेने के बाद पलटने भी पड़ रहे हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव को लेकर अध्यादेश की बात मैं जिक्र कर रहा हूं उसका। तो ये ज़रूरत पड़ी क्यों सर? सवाल जहन में पंचायत पे ग्रामीण की दो बातें। मैं आपने एक तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने पॉलिटिकल प्लीज शुरू की, मैंने यथार्थ किया। मैंने यथार्थ, राजनीति की बात करना गलत नहीं है, पॉलिटिकल बात करना, आप राजनेता हैं। नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये प्रश्न नहीं उठाया, मैंने यथार्थ बताया कि वैक्सीन को लेकर जो अनर्गल प्रचार करने की कोशिश की वो विपक्ष के नेताओं ने की अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आपने पंचायत चुनाव की बात की, ये बिल्कुल सुनिश्चित है और ये केवल हम नहीं कह रहे, कल कोर्ट ने भी इस बात को लेकर, कोर्ट की रूलिंग में है, माननीय न्यायालय ने कहा है कि ये पूरा कियोस्क मचा है, उसका कारण है विवेक तन्खा जी की याचिका। ये कोर्ट ने कहा है। तो हम तो पहले से कहते आए थे कि पंचायत चुनाव होना चाहिए। देखिए, हम इस देश में लोकतंत्र को हर स्तर पर सशक्त करने के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं और हम चाहते थे कि पंचायत चुनाव हो और पंचायत चुनाव की हमने घोषणा की और पंचायत चुनाव भी ओबीसी आरक्षण के साथ हो, ये हमारी मंशा थी। इसमें तो टंगड़ी अड़ाने का काम कांग्रेस ने किया। चाहे विधानसभा में उस दिन गोविंद सिंह जी का बयान देखिए, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं ने, गोविंद सिंह जी ने और कमलनाथ ने याचिका लगाई। उसकी पैरवी कौन करते हैं? विवेक तन्खा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। टंगड़ी तो उन्होंने अड़ाई और ओबीसी आरक्षण को रोकने का प्रयास किया। हमारी मंशा थी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा, कि हम हर वर्ग का संरक्षण करना चाहते हैं, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो या सामान्य वर्ग हो। और इसलिए हम सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के पक्षधर हैं चुनाव में और इसलिए हमने वो काम शुरू किया था। परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार से पीछे से जाकर OBC आरक्षण रोकने का प्रयास, तन्खा जी ये कह रहे हैं उनकी याचिका में OBC शब्द का उल्लेख ही नहीं है। देखिए, दो बातें मैं कहता हूं, उनका आरक्षण का है, आरक्षण में रोटेशन की बात उन्होंने कही, आरक्षण का है ना
आरक्षण का मुद्दा तो उन्होंने उठाया, याचिका उसी से लगाई ना उन्होंने। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो आप न्यायालय की टिप्पणी देख लीजिए। न्यायालय में बोला विवेक तनखा जी से कि यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपकी रिट के कारण ये पूरा मामला इस तरह से बिगड़ा है। ये तो न्यायालय ने कहा है। मामला अभी सुधरा नहीं है सर, ओबीसी को आरक्षण। देखिए हमारा कमिटमेंट है, हमने ये कहा है कि हम चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ करना चाहते हैं। ये तो टल की बात हुई, 4 महीने में आप तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन की घोषणा होगी, फिर बारिश का वक्त आ जाएगा, फिर टलेंगे, फिर 1 साल हो जाएगा, फिर विधानसभा के इलेक्शन। इसका कारण हम नहीं है, हमने तो करा था। देखिए हमारे तो डेट भी आ गई थी, 6 तारीख से चुनाव शुरू हो गए थे। हमने तो कहीं नहीं रोका, हमने तो बल्कि अमेंडमेंट हम लेके आए और हमने ये सुनिश्चित किया कि ओबीसी के आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव होने चाहिए। ये टंगड़ी अड़ाने का काम, रोकने का काम, ओबीसी आरक्षण रोकने का काम तो कांग्रेस ने किया। लेकिन ये कहा भी ये भी जा रहा है, कांग्रेस से इल्ज़ाम लगाती है बीजेपी पर कि ये तो बहाना था, 4-6 महीने अटका दें, साल 1.5 साल 2 साल का वक्त और गुजर जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगरीय निकाय का इलेक्शन हो, फिलहाल होने चाहिए। संदीप जी, ये तो हमने तो चुनाव करवाने के लिए काम किया ना। याचिका किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई ना। याचिका की पैरवी किसने की? कांग्रेस के नेता ने की ना। हमने कहाँ किया? ना हम कोर्ट में गए, ना हमने चुनाव रोकने की बात की। आप यदि देख लीजिए विवेक तनखा जी की जो याचिका है उसमें चुनाव रोकने की बात तो थी। आप देख लीजिए, चुनाव रोकने की बात थी तो रोकने का काम तो उन्होंने किया, और उसके पीछे वो ओबीसी आरक्षण रोकना चाहते थे। आप कोशिश लगातार कर रहे हैं, हमेशा आपने कोशिश की है, कोशिश आप अभी फिलहाल ओबीसी के साथ में पंचायत के इलेक्शन कराने की भी हो, चाहे ओबीसी को 27% जो है आरक्षण देने के मामले में नौकरी और शिक्षा में, ये अभी भी कोशिश जारी है, कोशिश पूरी नहीं हुई है सर। देखिए हमारी तरफ से हमने हर समय प्रयास किया, और जैसा मैंने फिर इंगित किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है, विधानसभा में, और ये रिकॉर्डेड है कि हम सबका विकास सबका साथ लेकर चलना चाहते हैं, और इसीलिए SC ST को उसका हक मिले, ओबीसी को उसका हक मिले, और गरीब जो सामान्य वर्ग का है उसको भी हक मिले। हम पूरी तरह से पूरे समाज की एक रूपता के साथ चलना चाहते। लेकिन कभी कभी फोकस आदिवासियों पर ज़्यादा हो जाता है, आदिवासी सीटें जीतने के। नहीं, देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, यदि हम टंटिया भील जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तो कांग्रेस ये कहती है कि हमारा ये चुनावी एजेंडा है। यदि हम भगवान बिरसा मुंडा जी के त्याग को और उनके इस समाज को दिए हुए बड़े कामों को यदि प्रणाम करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि ये हम गलत कर रहे हैं। वो हम पर इल्ज़ाम लगाती है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या नेहरू के परिवार पर ही पैसा खर्च होना चाहिए? क्या नेहरू के परिवार की ही इस देश में महिमा मंडन होना चाहिए? वो आदिवासी नेता, वो जनजातीय महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व लगाया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यदि उनका नाम लेकर हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आप टंटिया भील की हम यदि उपासना कर रहे हैं, यदि हम भगवान बिरसा मुंडा की उपासना कर रहे हैं, यदि हम रानी अवंतीबाई के को प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या ये गलत है? मुझे आश्चर्य होता है। यदि इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की कांग्रेस कोशिश कर रही है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ। चुनावी एजेंडा क्यों ना कहा जाए सर, क्योंकि 2018 इलेक्शन का रिजल्ट अगर आदिवासी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देते हैं इस रिजल्ट में, उसके बाद में टंटिया भील और भगवान बिरसा मुंडा की बातें शुरू हो जाती हैं। नहीं, मुझे देखिए, यदि हम इतना छोटा सोचकर किसी विषय पर बात करेंगे तो ये बहुत संकुचित मानसिकता होगी। मैंने फिर निवेदन किया, बिरसा मुंडा जी कौन है? भगवान बिरसा मुंडा ने जो कुछ किया, क्या उनके प्रति सरकार को और प्रदेश को कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करनी चाहिए? क्या टंटिया भील के जो त्याग है उसको जनता को नहीं बताना चाहिए? क्या केवल इस देश में नेहरू और इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू के वंशज ही पूजे जाएंगे? क्या केवल राजीव गांधी की ही बात इस देश में होनी चाहिए? क्या उन महापुरुषों की बात नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया? क्या आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ लगाया, उनके बारे में हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या केवल नेहरू और उनके वंशजों का ही राज इस देश में रहना चाहिए? ये कहाँ की मानसिकता की बात हम कर रहे हैं? और मुझे आश्चर्य होता है यदि हम इतिहास को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं ये हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। तो बिरसा मुंडा और टंटिया भील तो शुरुआत से रहे हैं, पूज्य रहे हैं। हाँ तो रहे ना, हम तो हर समय से करते आए ना। हमारा तो कमिटमेंट है।
हमारा तो कमिटमेंट है कि इस देश में जिन जिन महापुरुषों ने समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया, उनको हम प्रणाम करेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। आप में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष वाली एनर्जी आज भी नज़र आती है। वाकई में आप सरकार के ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं और बड़ी आसानी के साथ में सारे जो गेंद है वो आप कांग्रेस के खाते में, नेहरू गांधी के खाते में। ये ज़्यादा नहीं हो रहा है सर? आप एक बीजेपी की सरकार कुछ खास एजेंडे पर इस वक्त में चल रही है। देखिए, हमारा एक एजेंडा है, वो है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम। हमारा एक एजेंडा है सरकार चलाने का, इस देश का विकास, इस प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण। यदि हमारे उस एजेंडे को आप राजनीतिक एजेंडा कहते हैं तो ये आपका विषय है। तो भारत का हर नागरिक का एजेंडा यही हर राष्ट्र होना ही चाहिए। इसीलिए तो देखिए, तो आप यदि राष्ट्रभक्त हैं तो क्या दूसरा कोई राष्ट्र विरोधी हुआ सर? ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने तो कहा कि सबको राष्ट्रभक्त होना चाहिए, और इस देश में राष्ट्रभक्त हैं, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी के प्रति इतना समर्थन है, इसीलिए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, मेरा निवेदन है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस देश में राष्ट्रभक्त नहीं है? नहीं, मैंने कब बोला ये तो मैंने बोला ही नहीं। आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने तो आपसे यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, वो है इस देश से प्रेम करना, इस देश को परम वैभव तक पहुंचाना। और यदि हम देश को बढ़ाने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हर प्रदेश को उसमें योगदान देना है। यही हमारा एजेंडा है। अब आप उसको राजनीति कहते हो तो ये आपका विषय है। सर, मैं तो तब से देख रहा हूँ बीजेपी की, जब सरकार नहीं थी 2003 के पहले से बीजेपी को देख रहे हैं। हिंदुत्व पर उतनी आक्रामक नहीं थी जितनी अभी 2018 के इलेक्शन के बाद में नज़र आती है। आप भी उतने आक्रामक नहीं दिखते थे, इस वक्त अब थोड़े ज़्यादा हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप ये बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, भारतीय जनता पार्टी की रीति में, भारतीय जनता पार्टी की नीति में और हमारी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। हम हर समय जो कहते थे वही करते थे। हमने जो पहले कहा वही अभी किया। ये अलग बात है कि हमारी सरकार आई है। जब हमारी सरकार आती है तो हमारी रीति नीति, हमारे विचार को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यदि दीनदयाल जी ने कहा अंत्योदय, तो हम अंत्योदय की बात करते हैं। यदि हमने कहा था, हमारा ये वादा था कि अयोध्या में जहाँ रामलला का जन्म हुआ है वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, हमारा एजेंडा था, वो पूरा हुआ। हमने धारा 370 की बात पहले की थी, वो हमने इम्प्लीमेंट किया। तो समय आने पर जब हमें ये सब हमारे एजेंडा के हिसाब से काम करने की अनुमति जनता ने दी, हमें जब सरकार में लाने का काम जनता ने किया तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। आपको तो इसकी तारीफ करनी चाहिए कि एक राजनीतिक दल ऐसा है जो कहता है वो करता है। हमारी चुनावी वादे और चुनाव जीतने के बाद की बातों में अंतर नहीं रहता। हम ये कांग्रेस नहीं है जो कहती कुछ है करती कुछ है। हम वो विपक्षी दल नहीं है जो कहते कुछ है करते कुछ है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। कहीं ये नतीजा इस बात का तो नहीं है कि अब युवा थोड़े ज़्यादा हैं बीजेपी में, बीजेपी की सरकार में, बीजेपी के संगठन में? वी.डी. शर्मा युवा अध्यक्ष हैं, आप जैसे लोग मंत्रिमंडल में हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो हर समय युवाओं को हर समय मौका दिया गया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इतिहास को पलट कर मैं देखना, जब जनसंघ का निर्माण हुआ। सर, बार बार इतिहास पे क्यों जा रही है बीजेपी? इतिहास को खंगालना, इतिहास के पन्नों को पलट कर फिर ये कहना कि अब इसे दुरुस्त करना है, ठीक करना है, हबीबगंज को कमलापति करना है। जहां गलतियां होती हैं उसी को ठीक किया जाता है, एक बात। और देखिए, हर संस्कृति कहती है, हर समाज कहता है, हम अपने इतिहास की गलती को सुधारेंगे नहीं तो हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य संवर नहीं सकता। इसलिए इतिहास को पढ़ें, उसको गढ़ें, और यदि कहीं किसी ने गलती कर दी हो तो उसको ठीक करें। क्या इतिहास केवल नेहरू परिवार तक सीमित रखना चाहते हो आप? इतिहास में नेहरू गांधी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाई जाती है। पर नेहरू जी का इतिहास को केवल आप चाहते हैं कि स्टेशन का नाम नेहरू परिवार पर हो, किसी बिल्डिंग का नाम नेहरू परिवार पर हो, कोई योजना हो तो वो केवल नेहरू परिवार। हबीबगंज नेहरू परिवार से ताल्लुक तो नहीं रखता सर। तो रानी अवंतीबाई का नाम रख दिया तो कोई गलती हो गई? गलती नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ रानी अवंतीबाई का इतिहास, उनका त्याग और उनकी प्रेरणा निश्चित रूप से आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमलापति महल पहले ही भोपाल में, इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्टेशन नहीं होना चाहिए। हबीबगंज बदल के हो जाना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से होना चाहिए। गुलामी के यदि कोई दृश्य हैं या गुलामी के कोई प्रतीक हैं तो उनको बदला जाना चाहिए। ये आज़ाद हिंदुस्तान है। हमारे क्रांतिकारियों की शहादत के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो आज़ाद हिंदुस्तान में तो आज़ादी की ही प्रतीकमाएँ रहेंगी। गुलामी के कोई इस तरह के अंश मुझे नहीं लगता ज़रूरत है उनकी।
तो अभी इस्लामाबाद भी है और टीला जमालपुरा भी है, शाहजहानाबाद भी है। क्या क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपकी जो बातें होंगी, गुलामी के जो प्रतीक हैं उनको बदला जाएगा, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। सब बदल के रख देंगे। सब बदलेंगे नहीं, सबको ठीक करेंगे। सब ठीक करेंगे, ये दुरुस्त करना कह रहे हैं आप। ये दुरुस्त करने का जो बीड़ा है वो आपने उठा के क्यों नहीं उठाया? यदि कांग्रेस रही ना 50 साल, उसने क्यों नहीं उठाया? उसने तो बिगाड़ा, हम ठीक कर रहे हैं। जनता ने भगवान की कृपा से हमें मौका दिया है। और आप इसीलिए देखिए, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला हो, अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थल पर मंदिर बनाने की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, हमने हर स्तर पर वो काम किया है जो इस देश के राष्ट्रभक्तों को अच्छा लगता है। उसको लगता है कि ये देश हमारा है, और यदि हमारा देश है तो निश्चित रूप से गुलामी के सभी प्रतीकों को हमें बदलना पड़ेगा। इस ठीक करने की मुहिम में, सबको साधने की मुहिम में बीजेपी कहीं अपनों को भूलती तो नहीं जा रही सर? मुझे लगता है आपके दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गए। नहीं, मुहिम आपकी चल रही है ये। सवाल मेरा दूसरा, मैं दूसरे सवाल पर आ रहा हूँ सर। कि एक तरफ आप ठीक करने की मुहिम चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन लोगों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं जो थोड़े से असंतुष्ट हैं, नाराज़ हैं और चाहते हैं कि उनको मौका मिले, उनको पद मिले, उनको जिम्मेदारी मिले। आपने समाज से एकदम से अपने को स्विच करके पार्टी पे ले आए। देखिए, जी हाँ, सवाल अब पार्टी का है सर। ये जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता एक विचार के लिए, एक विचार के पोषण के लिए राजनीति करता है। इसलिए मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, चाहे वो विश्वास सारंग हो या कोई और हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति हो या बूथ स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति हो, सबसे पहले कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता का मन, उसका मस्तिष्क पूरी तरह एकाग्रता के साथ इस बात को लेकर चलता है कि जो नेतृत्व का निर्णय होगा वो उसको शिरोधार्य होगा। अलग अलग जिम्मेदारी है। देखिए, जब राजनीतिक दल काम करता है या कोई संस्था काम करती है, आपके चैनल में ही होगा, किसी को कोई जिम्मेदारी है, किसी को कोई जिम्मेदारी है। विश्वास सारंग को जब जिम्मेदारी मिलेगी कि उसको दरी बिछाना है तो वो दरी बिछाएगा, जब जिम्मेदारी मिलेगी कि मंच लगाना है तो मंच लगाएगा, और जब जिम्मेदारी मिलेगी कि मंच पर खड़े होकर भाषण देना है तो वो भाषण देगा। ये एक विचार को पोषण करने वाली राजनीतिक दल है, ये कोई बिना विचार वाली राजनीतिक दल नहीं है। हमारे यहाँ नीति, नेता और नियत तीनों स्पष्ट है। ये कांग्रेस या बाकी राजनीतिक दल नहीं है जिसमें ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है। वहां कंफ्यूजन होता है जहां ये तीनों चीजें नहीं रहती। हमारा स्पष्ट मत है, इस देश के लिए हमें जो कुछ करना होगा वो हम करेंगे। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विश्वास सारंग महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारत माता महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल चल रहा है सर, और हम ये जानते हैं कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले कैलाश सारंग के पुत्र विश्वास कैलाश सारंग से हम बात कर रहे हैं और आपके जवाब भी उसी तरह से आ रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि अब देश की बात कर रहे हैं, पार्टी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब अभी आप निगम मंडलों की बात कर लें तो बहुत सारे पद जो हैं वो किसी खास खेमे को चले गए। मैं खुलकर कहता हूँ, सिंधिया जी के समर्थकों को बहुत ज़्यादा पद मिले हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाट जो रहे थे कि शायद अब उनकी नैया पार हो। जो जिम्मेदारी नेतृत्व देता है उसका निर्वहन करना होता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि जो जिम्मेदारी मिले उसको बखूबी हम निभा पाए। युवाओं को आगे बढ़ाने की बात निश्चित रूप से भारतीय मैं आपने थोड़ा सा मुझे टोक दिया। मैं बताना चाहता हूँ, जब जनसंघ का निर्माण हुआ तो उस समय जनसंघ की कोई यूथ विंग नहीं थी, क्योंकि जो सब नेता थे, चाहे वो अटल जी हो या बाकी उस समय के नेता, वो सब युवा थे। तो उस समय ये ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कि कोई यूथ विंग का निर्माण किया जाए। तो जैसा आपने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी में युवा नेतृत्व नहीं है, हमने हर समय युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया है। यदि आप देखेंगे पूरे देश में जगत प्रकाश नड्डा जी युवा मोर्चे से निकले हैं, प्रमोद महाजन जी युवा मोर्चे से निकले थे, शिवराज सिंह चौहान जी युवा मोर्चे से निकले, नरेंद्र सिंह तोमर जी युवा मोर्चे से निकले हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी युवा मोर्चे से निकले हैं। आप बात करें मध्य प्रदेश की कमल पटेल जी हो, विश्वास सारंग हो या बाकी कोई भी नेतृत्व, वो सब युवा मोर्चे से निकला है। तो हमने तो हर समय युवाओं को प्रक्षय दिया, युवाओं को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, संस्था को, समाज को चलाने के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें बुजुर्गों का होश होना चाहिए और युवाओं का जोश होना चाहिए। जब ही कोई दल इन सम्मिश्रण, इस फ्यूजन से ही चल सकता है। ये 2000 विधानसभा इलेक्शन की आपने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार जिस मोड पर चल रही है, ऐसा लग रहा है कि अब चुनावी मोड में है, सरकार आ चुकी है 2022 की शुरुआत से ही। नहीं, देखिए, मैं फिर निवेदन करना, अभी 2 साल हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कभी भी किसी काम को चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नहीं करता। जैसा मैंने बोला कि हमारा विचार है, मैं 2 बातें कहना, अंत्योदय,
समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना, ये हमारा लक्ष्य है। और आप सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना देख लीजिए, प्रदेश सरकार की योजना देखिए, हर योजना का अंतिम लक्ष्य वही है। आप उसको कहेंगे कि हम गरीब को साथ दे रहे हैं, गरीब का फायदा कर रहे हैं, गरीब को रसोई दे रहे हैं, गरीब को घर में पानी पहुंचा रहे हैं, गरीब की बेटी की शादी कर रहे हैं, तो यदि पॉलिटिकल आप कहने लगते हो, ये पॉलिटिकल नहीं, ये हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है, ये हमारी राजनीति करने का मुख्य उद्देश्य है। अब आप इसको कहते हो कि ये चुनाव की तैयारी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। संबल योजना, जिसमें एक व्यक्ति की जन्म से लेकर और भगवान ना करे उसकी मृत्यु तक की चिंता यदि सरकार करती हो, आप कहते हो कि ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमने योजना बनाई है, तो ये इल्ज़ाम गलत है। भारतीय जनता पार्टी हर समय जनता के बीच रहकर उसका कल्याण करना चाहती है, और ये बात सही है कि चुनाव जनता का होता है, तो हम तो रोज चुनाव की तैयारी करते हैं। आप यदि ऐसा बोलेंगे तो चुनाव के लिए हमें कुछ नया करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये सब हमारा रोजमर्रा का काम है, और निश्चित रूप से उसके कारण जनता हमारे साथ है। विश्वास जी, आप सरकार हैं, सरकार के अंग हैं, और इन दिनों सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, वो ये कि जो आर्थिक संसाधन है वो जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोरोना के जो 2 साल बीते आए बड़े मुश्किल भरे रहे हैं। इस चुनौती से सरकार जूझ रही है। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना की इस महामारी में केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से बहुत दिक्कतें आई हैं। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके माध्यम से मैं जनता तक भी ये बात पहुंचेगी। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने इस कोरोना संकट के बाद भी हमारे रेवेन्यू कलेक्शन में कोई हमने कमी नहीं आने दी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने बढ़ाया है, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इस महामारी के बाद भी हमने किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम में कोई कमी नहीं लाई है। यह हमारी बड़ी उपलब्धि है। और देखिए, इसके पीछे का कारण है आर्थिक अनुशासन। हमने जिस प्रकार से आर्थिक अनुशासन का पालन किया है, कांग्रेस की 15 महीने की आप सरकार देखिए, उन्होंने एक पैरेलल इकोनॉमी शुरू की थी मध्य प्रदेश में 2 नंबर की। भ्रष्टाचार की एक अलग इकोनॉमी चलती थी कमलनाथ की सरकार में, उसके कारण हमारी जो बेसिक इकोनॉमी थी वो चरमरा गई थी। हमने सरकार में पूरी तरह ये सुनिश्चित किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त, जनताोन्मुखी, विकासोन्मुखी हम सरकार चलाएंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि आर्थिक अनुशासन कायम रहे। और उसी का परिणाम है कि इस महामारी के बाद भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं रोके। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास जी, हमसे बात करने के लिए, प्रश्नकाल में हमारे साथ शामिल होने के लिए। विश्वास कैलाश सारंग, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, इस बार हमारे साथ थे। बेबाकी से उन्होंने अपने जवाब दिए हैं और ये आगाह किया है कि सुरक्षित रहना है, अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, तो कोरोना की तीसरी लहर के दौरान मास्क लगा कर रखें, दूरी बना कर रखें, और सारे सुरक्षा के उपाय अपना कर रखें। फिलहाल इतना ही, लेकिन मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।